हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अब हम हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी तक के जो प्रीवियस सेशंस थे उसके अंदर हमने यहाँ पर बात की थी ब्रिक और ब्रिक मशीनरी की, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो हम सिंपली यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे पास स्टोन्स के बारे में, है ना। कि स्टोन्स जो है आप लोगों का एज अ बिल्डिंग मटेरियल हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करेंगे और किस किस तरह के आप लोगों को यहाँ पर स्टोन्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं एसएससी जेई के पीवाईक्यूज, जिसका हर एक ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से क्लियर होता हुआ चलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन इसने यहाँ पर पूछा है कि केमिकली मार्बल जो है उसको आप लोग यहाँ पर किस तरह से आप लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि जो स्टोन है, स्टोन के हम यहाँ पर काफी तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग उसके स्ट्रक्चर को देख के आप लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। आप लोग केमिकल कंपोजिशन कैसा है अंदर, उसके बेसिस पे आप स्टोन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। तो टोटल 3 तरह के क्लासिफिकेशन है जो हमें मेजरली हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। इसके अंदर आप लोगों से यहाँ पर इसने केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दूं केमिकल क्लासिफिकेशन को लेकर। सबसे पहला, व्हाट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो केमिकली अगर यदि यहां पर मैं बात करूं तो स्टोन को केमिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर, है ना। पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला आप लोगों के पास कहलाते हैं सिलीशियस स्टोन या सिलीशियस रॉक, है ना। तो पहली आप लोगों के पास कहलाएगी सिलीशियस रॉक या सिलीशियस स्टोन। सेकंड आपके पास कहलाएगी आर्जिलिशियस रॉक या आर्जिलिशियस स्टोन्स। और थर्ड नंबर पे आपका क्लासिफिकेशन करेगा कैल्सीरियस रॉक्स के नाम पे। यानी कि रॉक्स जो है हमें यहां पर मिलने वाली है वो मेजरली 3 तरह से मिलेगी। या तो उसमें सिलिका प्रेडोमिनेट करेगा, या उसमें आपका आर्जिल प्रेडोमिनेट करेगा, या फिर आपका उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेडोमिनेट करेगा। अब यहां पर आ जाते हैं सबसे पहले वाले के बारे में, है ना। देखो जो सिलीशियस रॉक्स जो होंगी, किस तरह की रॉक्स होंगी, तो सिलीशियस रॉक्स के अंदर आप लोगों को एक चीज तो बड़े अच्छे तरीके से पता है, मैं नहीं भी बताऊंगा तब भी नाम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहां पर जो है सिलिका जो है प्रीडोमिनेट करने वाला है। अब देखो सिलिका की ना एक खास बात है क्या, कि सिलिका जो है वो आप लोगों के स्टोन को हार्ड और ड्यूरेबल बनाता है। यानी कि जितनी भी सिलीशियस रॉक्स रहेंगी वो हार्ड भी रहेंगी और ड्यूरेबल भी रहेंगी, है ना। तो हार्ड और ड्यूरेबल आप लोगों को मिलने वाली है यहाँ पर सिलीशियस रॉक्स। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों की जो रॉक्स हैं ये रहेंगी हार्ड और रहेंगी ड्यूरेबल। साथ के साथ ही देखो ये ना आसानी से अगर बात करूं तो इजीली इनका वेदरिंग से इफेक्ट नहीं होता है। आसानी से आप लोग देखो तो वेदरिंग इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बारिश में आया तो थोड़ा बहुत पार्ट जो है रॉक का निकल के चला गया, है ना, ऐसा नहीं होगा। वेदरिंग इंपैक्ट इसका नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस रॉक को हवा में उड़ा के ले गई, हवा आपको आई और रॉक को उड़ा के ले गई, या ऐसा नहीं है यहाँ पर जो पानी आया तो बारिश की वजह से आप लोगों ने देखा पानी के इंपैक्ट की वजह से थोड़ा सा निकल गई, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। हार्ड है, ड्यूरेबल है और इजीली आप लोगों की यहाँ पर बात करें तो अफेक्ट नहीं होती है वेदरिंग एक्शन से, ठीक है। एंड नॉट इजीली अफेक्टेड बाय वेदरिंग, बाय वेदरिंग एक्शन, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली। सेकंड आती है आप लोगों की यहां पर आर्जिलेशियस। आर्जिलेशियस के अंदर एक आर्जिल नाम आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल। आर्जिल हम लोग यहां पर बोलते हैं क्ले को। किसको बोलते हैं? क्ले को। तो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है क्ले प्रीडोमिनेट करेगी, है ना, क्ले प्रीडोमिनेट करेगी। और क्ले के अंदर ये आर्जिल जो पार्ट है ना ये एल्यूमिना को दिखाता है। किसको दिखाता है? एल्यूमिना को। या तो आपको क्ले बोले या फिर आपको एल्यूमिना बोले, है ना। आर्जिल यानी कि एल्यूमिना प्रीडोमिनेट करेगा या फिर मैं कह दूं क्ले प्रीडोमिनेट करेगी, है ना। क्ले प्रीडोमिनेट करेगा या एल्यूमिना। देखो ये दोनों से ही मैंने आप लोगों को क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों के दोनों तरह से सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं ना। क्ले से भी इसने पूछ लिया है, इसने एल्यूमिना से भी पूछ लिया है ना, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोल दिया अगर सिलिका ज्यादा है तो ये सिलीशियस रॉक कह देंगे, अगर एल्यूमिना ज्यादा है तो आप लोग यहाँ पर आर्जिलिशियस रॉक कह देंगे, ठीक है। क्ले में आपको दोनों कंपाउंड देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसी क्ले जिसमें एल्यूमिना प्रीडोमिनेट करे इसको आप लोग यहाँ पर क्या कह देंगे? आर्जिलिशियस कंपाउंड कह देंगे, है ना। तो एक तरह से क्ले जैसा प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि देखो क्ले में सिलिका नहीं मिलेगी, क्ले में सिलिका भी मिलती है, क्ले में सब मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीडोमिनेट आपका करना चाहिए ना वो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज प्रीडोमिनेट करनी चाहिए, एल्यूमिना की प्रॉपर्टी
प्रीडोमिनेट करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है, आप लोगों को बहुत सारी कंपाउंड्स देखने को मिल जाते हैं, है ना, लेकिन प्रीडोमिनेट कौन करेगा यहाँ पर, एल्यूमिना या क्ले प्रीडोमिनेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं, देखो अब यहाँ पर क्ले को देखा आपने, बिल्कुल क्ले आप लोगों को यहाँ पर डेंस फॉर्मेट में भी दिख जाती है, क्ले आपको सॉफ्ट फॉर्मेट में भी दिख जाती है ना। तो ये कॉम्पैक्ट भी हो सकते हैं, है ना, डेंस भी हो सकते हैं और साथ के साथ सॉफ्ट भी देखने को मिल सकते हैं, इसमें आपका कोई दो राय नहीं है ना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें इस पर्टिकुलर के बारे में कि इसके एग्जांपल जो है वो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, है ना। देखो तो यहाँ पर लिख देता हूं मे बी डेंस और मे बी सॉफ्ट, मे बी डेंस और मे बी सॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात, एग्जांपल्स आपको याद रखना है, इन तीनों के नाम याद कराऊंगा। कैल्शियस रॉक्स, बताओ कैल्शियस रॉक्स के अंदर तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है, या तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट बोलेगा या सिर्फ कैल्शियम लिख के देगा। यहाँ पर या तो ये बोलेगा कैल्शियम प्रीडोमिनेट करता है या आपको बोलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेट करता है, एक ही बात है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों को प्रीडोमिनेट करता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना यहां पर आग लगने के चांसेस इसमें ज्यादा रहता है, यानी कि इस वाली स्टोन के अंदर आप लोग देखो तो आग जो है इजीली आप लोग यहां पर देखें तो लग सकती है। सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टेंस इस वाली का है, इससे कम इस वाली का है और सबसे कम इसके वाली का है, यानी कि इट इज प्रोन टू फायर। सबसे ज्यादा ऐसे स्टोन सबसे जल्दी आप लोगों को यहां पर देखोगे तो स्टोन के साथ जो कहता है ना किसका फायर रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फायर रेजिस्टेंस सबसे कम है ना, याद रख लेना। यहां पर ये भी लिख देता हूं लेस फायर रेजिस्टेंस, इसका लेस फायर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलने वाला है ना। एग्जांपल्स तीनों के याद करेंगे, सिलिका का भी याद करना है, सिलिशियस का भी याद करना है, आर्जिलिशियस का भी और इसका भी। देखो सिलिका किसके अंदर ज्यादा है ना, हार्ड ड्यूरेबल स्टोन नाम क्या आ रहा है दिमाग में, सबसे पहला नाम दिमाग में आता है ग्रेनाइट का, तो ग्रेनाइट को इसका एग्जांपल बना दो, है ना। तो एग्जांपल हमने यहां पर डाल दिया किसका, ग्रेनाइट का। देखो ग्रेनाइट बहुत हार्ड होता है ना, ठीक है। तो ग्रेनाइट हो गया, एक क्वार्टिजाइट है हमारा, है ना, क्वार्टिजाइट भी सेम कैटेगरी का है, क्वार्टिजाइट है ना, अच्छा क्वार्टिजाइट है ना, जाइट, ठीक है। आर्जिलिशियस, आर्जिलिशियस का मतलब है ऐसा जो डेंस भी हो सकता है सॉफ्ट भी हो सकता है। तो इस तरह का जो स्टोन है ना वो आपको देखने को मिलता है। आप लोगों ने स्लेट का नाम सुना है, बिल्कुल स्लेट हो गया आपका, लेटेराइट हो गया आप लोगों का, है ना, ये इस तरह के आप लोगों को देखने को मिलता है। लेटेराइट जिसपे काजू की खेती करते हैं हम लोग, है ना, वो वाली सॉरी। तो लेटेराइट वाले आप मामला उठा लें, शेल का मामला उठा लें, स्लैट का मामला उठा लें, है ना, शेल भी इसी कैटेगरी के अंदर लाई करेगा, है ना, शेल स्टोन भी इसी कैटेगरी में लाई करेगा। लास्ट में आता है कैल्सीरियस। अच्छा कैल्सीरियस है तो देखो आप लोगों को जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंपाउंड ज्यादा रहेगा। कैल्शियम आप लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट किस में देखने को मिलता है बताओ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कर देते हैं हम लोग, बिल्कुल करते हैं। उसके अंदर आप लोग लाइमस्टोन का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो लाइमस्टोन क्या देता है आप लोगों को, कैल्शियम कार्बोनेट का कंपाउंड देता है ना, बस वही तो आप लोगों को जो लाइमस्टोन है वो लाइमस्टोन के बारे में बात की गई है यहाँ पर, है ना, लाइमस्टोन के बारे में। अच्छा लाइमस्टोन है, साथ के साथ ही देखो लाइमस्टोन है तो मार्बल भी होगा, सेम कैटेगरी के लोग हैं, लाइमस्टोन मार्बल सेम कैटेगरी के लोग हैं, है ना। तो लाइमस्टोन भी है मार्बल भी है, ठीक है। तो आप लोग देखो तो एक टाइम बाद क्या होता है, लाइमस्टोन ना मार्बल के अंदर चेंज हो जाता है, एक टाइम बाद लाइमस्टोन जो है मार्बल में चेंज हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइमस्टोन को डायरेक्ट बेच देते हैं, है ना, जिन लोगों के पास होता है मिल जाता है ना, थोड़ा वेट करें तो मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा वो, लेकिन तब तक आदमी निकल लेगा, है ना। चलो तो लाइमस्टोन जो है धीरे धीरे मार्बल में चेंज हो जाता है। तो लाइमस्टोन मार्बल सेम कैटेगरी में, शेल आपकी देखो तो स्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको भी देख ले। यहाँ पर देखो क्वार्टिजाइट आप लोगों को दे रखा है ना, क्वार्टिजाइट यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, ग्रेनाइट आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो क्वार्टिजाइट दे रखा है तो उसका मतलब सैंडस्टोन भी इसी कैटेगरी में लाई करेगा, है ना, सैंडस्टोन भी इसी कैटेगरी में लाई करेगा, है ना। ऐसे याद रखने का तरीका है। सैंडस्टोन क्या है, सैंडस्टोन भी क्वार्टिजाइट में बदल जाता है एक टाइम बाद, है ना। ये रॉक्स जो है एक टाइम बाद एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोयले के बीच में हीरा मिल जाता है ना, सेम तरह से तो वो क्या करता है, चेंज हो जाता है ना, टाइम के साथ साथ चेंज होता चला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि एक टाइम पे ये सैंडस्टोन क्वार्टिजाइट में बदलेगा, लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाता है ना। तो एग्जांपल याद रखने में आसानी रहेगी आप लोगों को, कौन सा स्टोन किस में बदल जाती है, तो वो सेम ही आप लोगों को यहाँ पर वो ये सेम रहेगा उसका, है ना, अंदर वाला इंटरनल पार्ट तो सेम रहेगा, बस थोड़ा बहुत वहां पर केमिकल चेंजेस हो सकते हैं हल्के फुल्के,
लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो प्रेडोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही रहेगा आप लोगों का, है ना। सिलिका जाएगा नहीं अंदर से। तो मार्बल जो है केमिकली किस कैटेगरी में लाइक किया बताओ जरा। तो मार्बल है हमारा कैल्सियस रॉक का कंपाउंड। तो सी ऑप्शन मेरा यहाँ पर आंसर निकलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई 2008 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कैल्सियस रॉक को टिक कर दो सर। नेक्स्ट, स्टोन को रिजेक्ट कर देंगे, स्टोन इज रिजेक्टेड अगर ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। देखो अब यहां पर ना एक गुड बिल्डिंग स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गुड बिल्डिंग स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन, अच्छा देखो कोई भी बिल्डिंग स्टोन हो, हम लोग स्टोन से क्या चाहते हैं सर? हम स्टोन से क्या चाहेंगे? हम स्टोन से चाहते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ना, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, हार्ड और डेंस तरीके से, और जितनी स्ट्रेंथ मुझे चाहिए उतनी स्ट्रेंथ वो ला के दे दे, है ना। ठीक है, यही चाहिए हमें और क्या चाहिए बस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन उठाएं, तो अच्छे बिल्डिंग स्टोन के अंदर पोरसनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वॉइड्स नहीं होने चाहिए, लीस्ट से लीस्ट वॉइड्स हमारे पास स्टोन के अंदर होने चाहिए। स्टोन के अंदर अगर वॉइड्स है इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है। इंटरनल स्ट्रक्चर डेंस नहीं है, दैट मींस वो वहां पर उतना ज्यादा आप लोगों को यहां पर रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा। अगर लोड आया तो नहीं देगा ना, नहीं देगा। इसीलिए आप लोग एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन को उठाते वक्त चेक कर लेते हैं कि इसमें सिर्फ पानी कितना है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, इसको वही पानी के अंदर डुबो के रखना होता है और फिर आप चेक कर लेते हैं कि कितना इसके अंदर है ना। चलो, तो यहां पर अगर मैं बात करूं एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन के बारे में, अगर अच्छे बिल्डिंग स्टोन को पानी में डुबाऊं तो पानी में डुबोने के बाद हमें यहां पर पता चलना चाहिए कि वो जो है पानी एब्जॉर्ब नहीं करे 5% से ज्यादा, ठीक है। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब 5%, ठीक है। 5% से ज्यादा अच्छा बिल्डिंग स्टोन जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ये इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। हम लोग चाहते हैं 5% से कम वाली वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी भी हम इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। इसको रिजेक्ट करेंगे अगर यदि ये 10% से ज्यादा पानी ले गया। देखो एक होती है ना परमिसिबल लिमिट, और एक होता है आप लोगों का यहां पर फाइनल जाके रिजेक्शन, कॉज ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। तो वो आप लोगों के सामने यहां पर सामने रख दिया मैंने। 5% से कम रहेगा तो सबसे अच्छा बिल्डिंग स्टोन है। लेकिन सर 5 से 10% तक दिए तब भी उसको ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करेंगे, आप लोग यूज करेंगे। लेकिन जो है वो वहां पर आप लोग 10% से ऊपर पहुंच गए तो फाइनली आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन 5 से 10% वाले के बीच में आपका मन जो है थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप लोग, है ना। रिजेक्ट नहीं करेंगे, इस वाला भी कैटेगरी को कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस नहीं देंगे। प्रेफरेंस आप लोग 5% से कम वाले पे देंगे, है ना। फिर हम उसको उस जगह लगाएंगे जहां पर थोड़ा सा कम लोड आ रहा होगा, है ना, ठीक है। समझ में आ गई बात। या ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर हम यहाँ पर यूज ले लेंगे, ठीक है। ये अच्छे बिल्डिंग स्टोन की बात है। तो रिजेक्टेड लिखा है इसलिए 10% पे चला गया। अगर रिजेक्टेड नहीं लिखा होता, स्टोन सेलेक्टेड लिखा होता, तो फिर 5% पर रुक जाता। अच्छा, इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं। देखो, इसके अलावा आपसे स्ट्रेंथ की भी पूछ सकता है वो, अच्छे बिल्डिंग स्टोन की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ जो है ना, कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम स्ट्रेंथ बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। इससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 100 मेगा पास्कल। इससे ज्यादा की स्ट्रेंथ आप लोगों को यहां पर बिल्कुल चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्टोन से, उसी के बाद आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग यहां पर यूज नहीं करेंगे। अच्छा देखो, वियर और टीयर जो है, परसेंटेज वियर एंड टीयर, ये कितना होना चाहिए एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का। तो ये आप लोगों का यहां पर 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं नॉर्मली यूज कर रहा हूं ना स्टोन को, तो स्टोन अपने आप को लूज नहीं करे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने रोड को देखा, रोड का नॉर्मल यूज हो रहा है, जा रही है बाइक्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पर खिर जा रहा है ना, ऐसा नहीं हो कि वो स्टोन जो बिल्कुल खराब हो जा रहा है आप लोगों का, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। 3% से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर खराबी नहीं देखने को मिलती अगर नॉर्मल तरीके से यूज करता हूं तो। इसी को वियर एंड टियर कहते हैं कि नॉर्मल जब आप लोग किसी चीज को यूज करें तो उसके साथ आप देखें कि आपका स्टोन जो है कितना रेजिस्टेंस दे पा रहा है, या फिर कितने अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ बिहेव कर पा रहा है ना। अगर बिहेव अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो पहले से ही आप लोगों का चूरा बन जा रहा है, तो फिर आप लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो 3% से ज्यादा आप लोगों का वियर एंड टियर नहीं, आप लोगों का यहाँ पर आप नहीं देखते, है ना। अच्छी बिल्डिंग स्टोन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आप लोगों का होना चाहिए। इसके अलावा देखो ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी
स्पेसिफिक ग्रेविटी के अच्छे बिल्डिंग स्टोन की देखो 2.4 से लेके अब देखो आगे तो वैसे बहुत ज्यादा आगे तक है, लेकिन हम जनरली 3 तक की ही आप लोग यूज में लेते हैं, इससे ज्यादा आप लोग यूज ही लेते हैं, इससे महंगा पड़ जाता है स्टोन, है ना। तो 2.4 से 3 के आसपास तक की आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले स्टोन्स जनरली हम लोग यहाँ पर अच्छे बिल्डिंग स्टोन्स मानते हुए हम लोग यूज करते हैं, है ना। और उसमें भी अगर बहुत अच्छा चाहिए आपको तो 2.7 से आगे चले जाओ, इसमें से भी आपको बहुत अच्छा चाहिए तो 2.7 से ऊपर चले जाते हैं हल्के, 2.7 से 3 की वाली रेंज वाले आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले आप लोग यहाँ पर स्टोन्स को जनरली उठा लेते हैं, ठीक है। तो तरीका है ये बताने का आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये पूछ लिया आप लोगों से कि सर जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है गुड बिल्डिंग स्टोन की ये कितनी होनी चाहिए बताओ जरा। तो मैंने बोला आपको 100 मेगा पास्कल या 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया है, 1 मेगा पास्कल के अंदर जो है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, है ना। तो 100 के अंदर 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये हम देखते भी आ रहे हैं, पिछले वाले उसके अंदर भी देखा था केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो ही वैल्यूज आप लोगों को जो जनरली है ना, या तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिखता है या फिर आपको मेगा पास्कल में दिखता है ना। आप कोई कोड उठाओगे ना, कोड में भी दो ही वैल्यू लिखी रहती है, उसमें मेगा पास्कल वाली भी लिखी रहती है, ये वाली भी लिखी रहती है, ठीक है। दोनों ही स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, दोनों ही स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो सैंडस्टोन है ये किस कैटेगरी में लाई करेगा बताओ जरा। ये हम यहां पर देखो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, है ना। देखो सैंडस्टोन जो है वो आप लोगों के अंदर सिलिका प्रीडोमिनेट करता है, सैंडस्टोन हो चाहे क्वार्टिजाइट हो आप लोगों का, है ना। तो आप लोग यहां पर जब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं तब भी आप लोगों को पता है कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका सिलिशियस स्टोन की कैटेगरी में। लेकिन सर सिलिशियस स्टोन तो आप लोगों को यहां पर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। हाँ, क्यों नहीं दे रखा है? क्योंकि यहां पर जो क्लासिफिकेशन है, अब यहां पर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात नहीं रह गई है। अब यहां पर जो क्लासिफिकेशन है ये आप लोगों इसके फॉर्मेशन के बेसिस पे हो गया है ना, कि किस तरह से चीजें रॉक फॉर्म हुई है ना। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में आप लोगों को सिखा देता हूं। देखो स्टोन जो है आप लोगों का अगर फॉर्मेशन के बेसिस पे लगाऊं कि जिस तरह से वो आप लोगों का यहां पर जनरेट हुआ है ना, तो टोटल मिला के 3 आप लोग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ना, वो कहलाती है आपकी इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। सेकेंड कैटेगरी सेडिमेंट्री रॉक, यह नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लोगों ने यहां पर सुना होगा, थर्ड नंबर पे मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अच्छा देखो, अब यहां पर बात कर लेते हैं तीनों के बारे में। देखो क्या होता है, आप लोगों को एक चीज तो बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्या पता है? देखो सर ये मेरा अर्थ है, ये मेरी अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का कोर है, लेट मी से, ये अर्थ का कोर पार्ट है, ठीक है। अब देखो अगर यदि यहां पर मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, ठीक है, तो ऊपर आप लोगों के पास देखो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ऊपर आपका एटमॉस्फेयर है एक लेवल तक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हमारा फिलहाल कंसर्न नहीं है। कंसर्न देखो, आप अर्थ में ऊपर खड़े हैं, ऊपर आप लोगों का टेम्परेचर कैसा है? कम है, यहां पर टेम्परेचर आपका कम है। जैसे जैसे मैं कोर की तरफ बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं कोर की तरफ जाता जाऊंगा, देखो अर्थ के अंदर ना आप लोगों को पता है कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत ही हाई है। जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा वैसे वैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता जाएगा। अर्थ के कोर में जैसे जैसे पहुंचूंगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो देखो अर्थ के अंदर ना काफी सारे सिलिकेट्स मौजूद है, ठीक है, अंदर। तो अर्थ के अंदर आप सीधा सीधा देखो ना कि अर्थ के अंदर क्या है, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है? पूरी पूरी मिट्टी मिट्टी है, आप ये मान के चलो, है ना। तो अंदर वाली जो है ना, यहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है, तो अर्थ की जितनी भी सिलिकेट्स हैं ये सब के सब क्या होने लगते हैं? ये सब के सब मोल्टन फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे, मोल्टन फॉर्मेट में। यानी कि कोर से आप देखोगे ना, तो कोर की तरफ आप लोग देखोगे तो कोर की तरफ हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आप लोगों को स्टोन देखने को मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में स्टोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज अर्थ के जो सिलिकेट्स हैं वो अगर मोल्टन फॉर्म में यहां पर मौजूद है, मोल्टन फॉर्म में यहां पर मौजूद है, तो वो धीरे 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 क्या करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में आना चालू करता है,
ठीक है, जैसे दूध उबलता है ना ऊपर आना चालू होता है, सेम तरह से, है ना, ये ऊपर आना चालू करते हैं, जो मोल्टन सिलिकेट से ऊपर आना चालू करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि देखो अब ये जैसे जैसे ऊपर आएगा इसको मैग्मा बोलते हैं, जो मोल्टन सिलिकेट से उसको मैं मैग्मा बोल दूंगा, या लावा आप लोग जो बोलते हैं, लावा भी बोल सकते हैं आप लोग, मैग्मा बोलते हैं। अब वो लावा ना धीरे धीरे ऊपर आता है, ठीक है, अब ऊपर आएगा तो ऊपर आके जम जाएगा, ऊपर आके जम जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर क्या है, देखो जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, नीचे जाऊंगा टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर जाऊंगा टेम्परेचर घटेगा। यहाँ पे गर्म आप लोगों के सिलिकेट से ये धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा ठंडे होते जा रहे हैं, ठंडे होते होते वो रॉक्स जो है आप लोगों के यहाँ पर जम जाती है ना, ठीक है। तो ये जो मैग्मा की कूलिंग की वजह से, कूलिंग ऑफ मैग्मा, कूलिंग ऑफ लावा, या जो मोल्टन सिलिकेट्स है इनके कूलिंग की वजह से जो आपकी रॉक बनेगी, इस रॉक को आप लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। यानी कि जैसे जैसे आप लोगों को देखा ना कि यहां से जो मोल्टन सिलिकेट्स आए और यहां पर इस जगह पे जाके जम गए, ठीक है, तो ये जो बना ना आप लोगों का, इसको बोलते हैं आप लोग यहां पर इग्नियस रॉक्स, है ना। कैसे बनता है? कूलिंग ऑफ मैग्मा से, कूलिंग ऑफ मैग्मा, ठीक है, कूलिंग ऑफ मैग्मा से इसका जन्म हो गया, ठीक है। तो कूलिंग ऑफ मैग्मा से आप लोगों को यहां पर इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेगी। अब देखो, अब यहां पर आप लोगों को जानना है नेक्स्ट बात। अब ये यहां पर लेट मी से ये आप लोगों का ग्राउंड सरफेस है ना, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। अगर 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 मैंने कह दिया नीचे से, ये देखो ये है नीचे से सिलिकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये लावा आ रहा है और ये लावा यहां पर जम गया, लावा जम गया, डेट मींस रॉक जम गई है ना, रॉक बन गई आप लोग यहां पर, है ना। ये सिलिकेट जो है यहां पर जम गए, जम गए, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों के पास जब भी ऐसा होगा कि आप लोगों के पास जो ये जो मैग्मा था, ये मैग्मा एक कंसीडरेबल डेप्थ के ऊपर आप लोगों का यहां पर कूल हुआ है, यानी कि अर्थ से बिल्कुल बहुत नीचे जाके, थोड़ा बहुत नीचे जाके आप लोगों का यहां पर वहां पर कूल हो गया। अब यहां से एक्सट्रैक्ट करके इसको निकालना पड़ेगा, है ना, एक्सट्रैक्ट करके इसको निकालना पड़ेगा, जो भी पत्थर वगैरह इनको एक्सट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के को आप लोग यहां पर बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अगर ऐसा हुआ होता कि सर देखो ये ना एक कंसिडरेबल डेप्थ की जगह बिल्कुल शेलो डेप्थ पे, यानी कि यहां आके जमे होते हैं शेलो डेप्थ पे, तो इस केस में इसको बोल देता, देखो अब ज्यादा नहीं है, बस अर्थ के ऊपर थोड़ा सा आपने पार्ट हटाया, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नीचे तक भी आप लोग खुदाई नहीं करनी है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पार्ट हटाया और वहां से निकल के आ रहा है, तो इसको आप लोग यहां पर बोल देते हाइपरबैसल, हाइपरबैसल इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स बनी कैसे? कूलिंग ऑफ मैग्मा। अब मैग्मा अगर कंसीडरेबल डेप्थ पे है तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, अगर मैग्मा ऊपर आ गया तो इसको बोलेंगे आप हाइपरबैसल रॉक, है ना। अगर यदि यहां पर ऐसा हो जाता है बहुत से केस में कि ज्वालामुखी फट जाए, यहां से ज्वालामुखी फटा, है ना, ज्वालामुखी फटा और ये आप लोगों का ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गया, ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गया, तो इसको आप लोग यहां पर बोल देंगे कौन सी रॉक? एक्सट्रूसिव बोल देंगे, या फिर आप लोग वॉल्केनिक बोल देंगे, है ना, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब देखो इसका ना एक और नाम है ना, इनके नाम आप लोग और याद रख ले। इस प्लूटोनिक को आप लोग यहां पर इंट्रूसिव भी बोल देते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, है ना, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और वॉल्केनिक वाली को आप लोग यहां पर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी बोल देते हैं, ना। तो ये नाम दिखे तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहां पर देख लिए इसके एग्जांपल्स इग्नियस रॉक्स के। तो इग्नियस रॉक्स भी आप लोगों को यहां पर तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे हम लोग यहां पर। पहला क्लासिफिकेशन होगा प्लूटोनिक, सेकंड क्लासिफिकेशन होगा आप लोगों का हाइपरबैसल, और थर्ड क्लासिफिकेशन होगा आप लोगों का यहां पर प्लूटोनिक, हाइपरबैसल, और थर्ड नंबर पे आप लोगों का यहां पर होगा वॉल्केनिक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एग्जाम्पल देखो इसका ग्रेनाइट। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एग्जाम्पल देख लो आप लोग यहां पर डोलेराइट। इसका देखना है तो
एग्जाम्पल ट्रेप एंड बासाल्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और याद रख लेंगे इसके अलावा। इसके अंदर यहां पर एग्जाम्पल याद रखना, पगमेटाइट। इसके अंदर आप लोग यहां पर एग्जाम्पल यहां पर याद रख लेना, वोल्केनिक के अंदर प्यूमाइस। ये पूछ लेता है जनरली। ठीक है, क्लियर है? ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, ये याद रख लो। इतने ही पूछे जाते हैं ना बहुत ज्यादा। देखो ऐसे तो दुनिया भर के स्टोन्स हैं, कितने याद रखोगे? तो जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कर देता हूँ। तो सैंडस्टोन जो है आप लोगों का किस तरह से लाई करेगा ये पूछा है इसने। अभी तक हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में देखा है ना। सेकंड क्लासिफिकेशन चलेगा आप लोगों का सेडिमेंट्री रॉक का। देखो सेडिमेंट्री रॉक, और ये तो अब यहाँ पर तो कर नहीं सकते, तो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, दैट इज द सेकेंडरी, दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक, दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक। अब देखो, अब जो सेडिमेंट्री रॉक है इसका क्लासिफिकेशन हम यहां पर देखने वाले हैं ना। अब सेडिमेंट्री रॉक पहले तो बनेगी कैसे? अब देखो जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, यानी कि देखो अब देखो इग्नियस रॉक्स बन गई, कूलिंग ऑफ मैग्मा से आप लोगों की यहां पर इग्नियस रॉक्स बनी। अब मैग्मा के कूल होने से आप लोगों को प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स आपको मिल जाएगी, यानी कि रॉक बन चुकी है। अब उन्हीं रॉक्स का वेदरिंग एजेंसीज की वजह से आप लोगों का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। जैसे कि मान लो एक रॉक है कहीं पे, एक रॉक है कहीं पे, वजह से आपने देखा होगा ना रेगिस्तान में, देखा होगा एक जगह पे रेत का टीला है, वहां से उड़ के रेत चली गई, दूसरी जगह जाके नया टीला बन गया, है ना। सेम तरह का मामला रहेगा रॉक के केस में, लेकिन ये बहुत ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम लेती है ना। तो क्या होगा कि एक जगह से वेदरिंग एजेंसी क्या करेगी, वेदरिंग एजेंसीज का मतलब है एयर हो गया आपका, विंड हो गया आपका, रिवर हो गया आप लोग का, ग्लेशियर्स हो गए, ये सारे के सारे, इन सब की वजह से आप लोगों की जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं उनमें से आप लोगों को यहां पर देखोगे कि नई रॉक्स बनना चालू हो जाएगी। यानी कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स इसको लेके आई, डिपॉजिट कर दी गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक जगह से रॉक में से कुछ पार्ट लेके आई, कुछ पार्ट लेके आई। जैसे ग्रेवल्स देखे होंगे ना आप लोगों ने, नदी के अंदर देखा होगा आपने, नदी के अंदर सैंड मिल जाती है आप लोगों को, है ना, ग्रेवल मिल जाते हैं नदी के अंदर। तो क्या है, वही रॉक को तोड़ के लाती गई और एक पर्टिकुलर टाइम तक आप लोग यहां पर देखोगे तो एक सुटेबल एग्जांपल दे दिया मैंने आप लोगों को, है ना। तो एक टाइम बाद देखोगे तो एक लेयर जमती चली जाएगी, है ना। तो इनके जो ओवरबर्डन प्रेशर है या इनका जो कंसोलिडेशन होगा ना, उस कंसोलिडेशन से एक नई रॉक बन जाती है, एक कंसोलिडेशन से नई रॉक बन जाती है। यानी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स की वेदरिंग एजेंसीज ने यहां पर हेल्प करी, उसकी हेल्प से एक नई रॉक बन जाती है। जो पुराना मामला है उस सभी को कंसोलिडेट होकर एक नया मामला बना देता है। समझ में आ गई बात? तो इसको आप लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। तो यहां पर देख लूंगा जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के वो कंसोलिडेट होते रहते हैं, क्योंकि वेदरिंग एजेंसीज क्या करती है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स से चीजें लेके आती है और एक जगह जमा करते करते आप लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत टाइम लेती है। और वो जो ओवरबर्डन प्रेशर है, एक के ऊपर एक लेयर जमती चली गई और नई रॉक बन गई आप लोगों की, है ना। तो यहां पर सबसे पहले तो इसका वो लिखा देता हूं मैं आप लोगों का डेफिनेशन, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय consolidation of products of weathering obtained from pre-existing रॉक्स, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन देखो, सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन जो है वो 3 तरह से हो सकता है। इसका क्लासिफिकेशन भी 3 तरह से। पहला क्लासिफिकेशन है आप लोगों को यहां पर ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन है आप लोगों का यहां पर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड है आप लोगों की यहां पर केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। 3 तरह से क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक के अंदर क्या होगा, देखो ऑर्गेनिक का मतलब है आप लोग देखो, जैसे कि एनिमल का डिके हो गया, पत्तियां थी, एनिमल का डिके है, इन सब की वजह से एक नई रॉक फॉर्म हो जाती है ना। आप लोगों ने देखा होगा एक, जैसे बहुत सारे आप लोग देखो तो बहुत सारी फूल पत्तियां एक जगह रख दो आप लोग, वो धीरे धीरे डिग्रेड होते एक नई सी आप लोग यहाँ पर कंसोलिडेट होकर नई सी आप लोगों को रॉक बना देगी। तो ऐसी रॉक्स आपको ऑर्गेनिक रॉक्स कहलाती है ना।
पहला नाम इसको लिख देता हूं। ये कैसे बना? इट इज द मेड फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन रॉक लेयर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखो तो जैसे कि आपने कोयला बनते देखा है, बिल्कुल कोयला ऐसे तो बनता है। डायमंड किससे बनेगा? मेजर काम तो इसी का है, पर लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मामला चेंज है। डायमंड क्यों नहीं लिख रहा है इसमें एग्जाम्पल में, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। अभी पहले सेडिमेंट्री को देख लो, है ना। सबसे पहला तो कोल देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो कोल क्या है? कोल कैसे बनता है? डेड प्लांट से आप लोगों ने देखा, तो ये आप लोगों का क्या हुआ, वेदरिंग एजेंसी एक जगह पे लगती चली गई और फिर वो कोल आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट हो गया, है ना। नेक्स्ट आती है आप लोगों की क्लास्टिक। क्लास्टिक का मतलब जैसा मैं बोला रहा था ना, आपको एग्जांपल दिया था, जैसे सैंडस्टोन बनता है ना। सैंड की लेयर्स जो है एक के साथ ऐसे डिपॉजिट होती चली जाती है। सैंडस्टोन देख लो, आपको है ना समझ में आ जाएगा। सैंडस्टोन आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाएगा कि मैं सैंडस्टोन का क्यों नाम दे रहा हूँ। देखो सैंडस्टोन ये इस तरह का दिखता है आप लोगों को। सैंडस्टोन, दिस इज द सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कैसे बना है? ये सैंड के डिपोजिशन से बना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सैंड जो है ऐसे जमा होती चली गई, है ना। ठीक है, तो जो क्लास्टिक है, क्लास्टिक के बारे में लिख देता हूं मैं आप लोगों को, है ना। क्लास्टिक कैसे बना आप लोगों का? ये मैकेनिकल वेदरिंग से बना है। मैकेनिकल वेदरिंग का मतलब है हवा की वजह से एक के ऊपर एक जो है सैंड की लेयर्स जो है डिपॉजिट होती चली गई और ये कंसोलिडेट होकर इस तरह का बन गया, है ना। मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ, तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक कौन से कहलाएंगी? मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ डिफरेंट रॉक टाइप्स। एग्जाम्पल के लिए सैंडस्टोन परफेक्ट है। नेक्स्ट आती केमिकल। केमिकल का मतलब क्या है सर? देखो जो मिनरल्स थे जो कि रॉक के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, है ना, उनके अंदर थोड़ा सा केमिकल चेंजेस आ गया, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक से ही आप लोगों को यहां पर सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलेगी। प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में केमिकल कंपोजिशन थोड़ा सा चेंज हुआ, बन गई। डेड प्लांट्स की वजह से बन गई। तो ये आप लोगों के पास कोई प्री एग्जिस्टिंग चीज थी ना, ठीक है, उन्हीं से बनता है। क्लास्टिक भी क्या हुआ? मैकेनिकल वेदरिंग में बन गई, है ना। तो केमिकल के अंदर क्या होगा कि जो केमिकल्स होंगे वो थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, है ना। तो जो मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक undergo chemical and reaction that causes them to cool and precipitate over time. ठीक है, जिसका बेहतरीन एग्जांपल आप लोग देखोगे तो लाइमस्टोन है ना। लाइमस्टोन है, ठीक है, लाइमस्टोन का एक एग्जांपल, ठीक है। ये हमने देख लिया सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। नाउ थर्ड टाइप की रॉक जो आप लोगों की रहेगी वो रहेगी आप लोगों की यहां पर मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनेगी सर? देखो आपने कहा पहले सिलिकेट्स के मोल्टन फॉर्म जो है लावा से बना हमारा इग्नियस का थोड़ा बहुत वेदरिंग एजेंसीज या फिर आप लोगों ने देखा मिनरल वगैरह चेंज हो गए, थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा, उससे बन गई आपकी सेडिमेंट्री रॉक। ये कैसे बनेगी? अब देखो, अब जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, यानी कि या तो इग्नियस रॉक्स है या सेडिमेंट्री रॉक्स है, दोनों बन चुकी है ना। अब इन दोनों को एक लंबे पीरियड तक अगर इसको बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा आप लोग देखो तो प्रेशर इन दोनों के साथ अगर रखा जाए, जैसा कि आपने देखा होगा कोयला एक टाइम बाद डायमंड बनता है ना। कोयला बना, उसके बाद एक टाइम बाद डायमंड बनेगा। मैंने बोला लाइमस्टोन चेंज हो जाएगा मार्बल के अंदर जब उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हीट और एक्स्ट्रा प्रेशर मिलेगा। तो जमीन के अंदर ही अगर बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर से किसी चीज को सब्जेक्ट किया जाए तो वो एक टाइम पीरियड बहुत लंबा ले लेगा, लेकिन वो एक टाइम बाद अपना यहां पर क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, लाइमस्टोन मार्बल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर तो वेदरिंग एजेंसीज का रोल था, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स की वेदरिंग होने की वजह से बनी है, यहां पर हीट और प्रेशर की वजह से बनी है ना। तो यहां पर आप लोग देख लें, इसके अंदर आप लोग यहां पर लिखना है कि चेंज इन कैरेक्टर
change in character of pre-existing rocks due to subjected of heat and pressure। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे लाइमस्टोन को हीट और प्रेशर देंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? लाइमस्टोन कन्वर्ट होगा मार्बल के अंदर। ठीक है, यहां पर आप लोगों की प्री एग्जिस्टिंग रॉक से इस साइड में, और यहां पर है आप लोगों की मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट है आप लोग देखो तो सैंडस्टोन, ये चेंज होगा किसमें? सैंडस्टोन चेंज होगा आप लोगों का यहां पर क्वार्टिजाइट में। नेक्स्ट चीज आप लोग देखो तो ग्रेनाइट जो है वो चेंज होगा किसमें? ग्रेनाइट आप लोगों का यहां पर चेंज होगा नीस के अंदर। नेक्स्ट आप लोग यहां पर एक और चाहो तो देख सकते हो, शेल जो है वो चेंज हो गई स्लैट के अंदर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एग्जांपल्स हमने सबके देख लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे क्या आता है कि सैंडस्टोन जो है किस तरह की रॉक है? बताओ सैंडस्टोन किस तरह की रॉक है? देखो जितने भी टाइप के जिस भी इसके पीछे स्टोन आता है ना, देखो मैं पहले बताता हूँ, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आते हैं जिनके पीछे स्टोन लिखा आता है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, आप लोगों को कंकर स्टोन कहते हैं, है ना, इस तरह से चौक स्टोन कहते हैं। कुछ भी आप लोगों को पीछे जिसके स्टोन लिखा रहता है ना, जैसे लाइमस्टोन है ना, जिसके पीछे स्टोन लिखा रहता है, नाम के अंदर स्टोन इंक्लूडेड है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कंकर स्टोन, इस तरह के जितने भी स्टोन पीछे लिखे हुए हैं ये सब इसी का टाइप है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जांपल्स आप लोग और याद रख लें, जैसे कि जिप्सम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एक जिप्सम का भी याद रख लेना नाम, कि जिप्सम जो है सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर कि रॉक्स हैविंग एल्यूमिना या क्ले, उनके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर उनको क्या कहेंगे? तो ये हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनको हम आर्जिलिशियस रॉक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है अच्छे बिल्डिंग स्टोन की कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है आप लोग यहाँ पर 100 मेगापास्कल आप लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट सवाल, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पायर्स इज। अब बताओ जरा, बिल्डिंग पियर के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल स्टोन कौन सा है? देखो जब बिल्डिंग पियर की बात करेंगे ना, पियर का मतलब होता है, आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने देखो मैं बताता हूँ आप लोग पियर क्या होता है ना। देखो आप लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर देखे होंगे बहुत सारे, डैम बनता तो देखा होगा ना, डैम बनता देखा है सर? बिल्कुल देखा है। ठीक है, तो जो डैम बनता हुआ देखा है आप लोगों ने, उसमें ये दिख रहा है आप लोगों को कॉलम, इसी को आप लोग यहाँ पर पायर बोलते हैं। ठीक है, पियर या अबिटमेंट है ना, डिपेंड्स ऑन किस लोकेशन पे लगा हुआ है ना। तो ये आपके पायर अबिटमेंट्स होते हैं आप लोगों को यहाँ पर, तो पियर इसको बोलते हैं ना। अब बात आता है सर इसको बनाए किसने? ठीक है, तो आप लोग जब ब्रिज वगैरह बनाएंगे तो वहां पर आप लोगों को पियर लगाने पड़ते हैं। तो पियर लगाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्टोन आप लोग यूज करें वो स्टोन की स्ट्रेंथ जो है, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। अब स्ट्रेंथ के अंदर देखो यहाँ पर ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, बताओ कौन सी किसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी रहेगी? बताओ जरा। सैंडस्टोन आप लोग देख चुके हैं, लाइमस्टोन देख चुके हैं, मार्बल देख चुके हैं, ग्रेनाइट देख चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कि देखो ग्रेनाइट जो है ना, उस ग्रेनाइट की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रेनाइट की क्रशिंग स्ट्रेंथ आप लोगों को जनरली 100 से लेके 250 मेगापास्कल की रेंज तक मिल सकती है। डिपेंड्स ऑन कहां से उठाया आप लोगों ने, लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है, डेप्थ का बहुत फर्क पड़ता है। तो 100 से लेके 250 मेगापास्कल तक की स्ट्रेंथ का आप लोगों को ग्रेनाइट मिल जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों की सबसे हाईएस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ है। लाइमस्टोन की स्ट्रेंथ बहुत कम है, सैंडस्टोन की तो और सैंडस्टोन की भी अच्छी है, पर सैंडस्टोन की भी इससे कम है ना, 70-80 मेगापास्कल के आसपास आपको देखने को मिलेगी। मार्बल जो है, मार्बल की फिनिश अच्छी आती है, मार्बल की स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है, लेकिन इतनी नहीं है एज ऑफ द ग्रेनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल आंसर आप लोगों का रहेगा वो रहेगा ग्रेनाइट। देखो ये ग्रेनाइट का ही लेके आया हूं मैं आपको एग्जांपल भी, ये भी ग्रेनाइट का ही बना हुआ है ना। ठीक है, तो ग्रेनाइट जो है इसीलिए आप लोग काम में लेते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट से देखो आप लोगों को चाहे वेल कर्व बनाना हो, चाहे आप लोगों को पियर का काम करना हो, या जहां भी आप लोगों को बहुत ही हाई हेवी फाउंडेशन आप लोगों को पुट कर दी हो,
वहां पर आप लोग यहाँ पर जो बिल्डिंग स्टोन को यूज करेंगे वो आप लोगों का ग्रेनाइट रहने वाला है ना, ठीक है। आप लोगों को मार्बल देखो, अब तो सर देखो, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर नाम भी लिखा देता हूँ, है ना। तो जैसे कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का मेजर काम आता है आप लोगों को यहाँ पर, जैसे वेल कर्व में, ठीक है, पियर एंड अब्यूटमेंट्स में, इसके अलावा बात करें सैंडस्टोन की, तो सैंडस्टोन आप लोगों को यहाँ पर कहाँ काम आता है बताओ जरा। तो सैंडस्टोन देखो, इसकी ना बहुत ही हल्के टाइप का होता है सैंडस्टोन, है ना, 70-80 मेगापास्कल तक की रेंज की इसकी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये ना आप लोग इसको आर्किटेक्चरल वर्क में काम में ले लेते हैं, आर्किटेक्चरल वर्क में काम में लेते हैं, है ना। आर्किटेक्चरल वर्क हो गया, और एशलार मेशनरी जब आप बनाते हैं तब भी आप लोग यहाँ पर काम में लेते हैं, है ना। एशलार मेशनरी भी काम में ले सकते हैं। एशलार मेशनरी जब ब्रिक मेशनरी होती है वैसे एशलार मेशनरी भी होती है ना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लाइमस्टोन का कहाँ काम आता है, देखो लाइमस्टोन कमजोर होता है, लेकिन इसका जो मेजर काम है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के अंदर। जब आपको मैन्युफैक्चरिंग करना होती है सीमेंट की, तो वहां पर आप मेजरली इसको काम में ले लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मार्बल की, देखो मार्बल तो देखो क्या फिनिश आती है मार्बल की, है ना, मजा आता है मार्बल की फिनिश देख के, है ना। देखो ये मार्बल देखो, दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये तो देखा ही हुआ है वैसे तो, है ना। मार्बल देखा हुआ है, मार्बल नहीं देखा हुआ, ठीक है। दिखा रहे हो तो मैं आपको सैंडस्टोन लाइमस्टोन सभी दिखा सकता हूँ, लाइमस्टोन भी दिखाना है, लाइमस्टोन भी दिखा देता हूँ। जिन लोगों को लगा सर लाइमस्टोन तो दिखाई दो, मजा आ जाएगा, है ना, सब देख लो आप लोग, है ना, चाहो तो। ये लाइमस्टोन लगाया है इधर, ये इधर मार्बल है, इसको तो बोलने की जरूरत नहीं है। सैंडस्टोन मैंने पीछे दिखा दिया है, लाइमस्टोन ये इसलिए दिखा देता हूं मैं कि ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाता है, देखते ही याद पड़ जाती है ना। मार्बल देखो, मार्बल देखने से लग रहा है क्या शानदार फिनिश आती है ना। तो इनको आप लोग मार्बल को जनरली ऑर्नामेंटल वर्क में काम में लेते हैं, या फिर आप लोग देखो तो जनरली आप लोग फ्लोरिंग वगैरह वर्क में भी काम में ले लेते हैं ना, ऑर्नामेंटल वर्क में काम में लेते हैं, क्योंकि फिनिश स्मूथ है इसकी ना, फिनिश बहुत प्यारी आती है ना। तो आप लोगों से पूछे इसमें पायर एंड अपॉइंटमेंट में सबसे अच्छा आप लोगों को जो एग्जांपल मिलेगा वो ग्रेनाइट मिलेगा, है ना। ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंडर हीट एंड प्रेशर। ग्रेनाइट आप लोगों को किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, देखो हमने देखा अभी ग्रेनाइट नीस में ट्रांसफर हो जाता है, किस में हो जाता है, इसमें शेल स्लेट में ट्रांसफर हो जाता है। क्वार्टिजाइट देखो, ये सैंडस्टोन क्वार्टिजाइट में हो जाता है, लाइमस्टोन मार्बल में हो जाता है ना। देखो सारे एग्जांपल बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट, क्वार्टिजाइट और मार्बल जो है नेचर में कैसे हैं बताओ जरा। तो ये दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्म्ड है हीट और प्रेशर की वजह से, तो ये आप लोगों को कहलाएंगे मेटामॉर्फिक के अंदर। किसमें कहलाएंगे, मेटामॉर्फिक के अंदर। बासाल्ट, ट्रेप और बासाल्ट, इन दोनों को मैंने किस में रखा था बताओ। मैंने आप लोगों को ट्रैप और बासाल्ट समझाए थे, देखो ट्रैप और बासाल्ट समझाया हुआ है। देखो ट्रैप और बासाल्ट को मैंने कहाँ रखा है, देखो ट्रैप और बासाल्ट को हमने रखा वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स के अंदर, है ना। देख लो आप लोग, ट्रैप एंड बासाल्ट, और प्यूमाइस भी है साथ में, है ना, प्यूमाइस भी है। प्यूमाइस देखो आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे पत्थर जो पानी पे तैरते हैं, हाँ श्री राम सेतु, है ना, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल। तो ये वही पत्थर है प्यूमाइस, जो कि पानी पे तैर सकता है, ठीक है, इस तरह का होता है। देखो इसमें ना बहुत ज्यादा वॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर इनका नाम हटा देता हूँ क्योंकि काम का है नहीं है ना। देखो ये लो, तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये प्यूमाइस स्टोन है आप लोगों का, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है <1 रहती है, इसीलिए तो ये आप लोगों को पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आ जाएगा अगर प्यूमाइस के अंदर, क्योंकि ये बना किस तरह से, ये आप लोगों का एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर किसका, वॉल्केनिक का है। लेकिन याद रखना हल्का बहुत स्टोन, ठीक है, ये काम आप लोगों को यहाँ पर बिल्डिंग स्टोन्स की तरह तो इसको काम में नहीं लेते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर मैंने एग्जांपल इसलिए बता दी क्योंकि पूछ लेता है एग्जांपल, है ना, एग्जांपल पूछ लेता है। दिस इज द प्यूमाइस स्टोन, यहाँ लिख भी देता हूँ इसके ऊपर, प्यूमाइस स्टोन है ना, प्यूमाइस स्टोन पानी पे तैर सकता है ये, है? ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, नहीं ये नहीं हुआ। बासाल्ट, बासाल्ट आप लोगों का कौन सा है, बासाल्ट आप लोगों का यहाँ पर वॉल्केनिक इग्नियस रॉक का एग्जांपल है ना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर आंसर लगा दिया। नेक्स्ट, ग्रेनाइट किस तरह की स्टोन है। देखो मैंने टाइम इसलिए लिया स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे पता था कि एक बार अगर मैंने वहां पर वो बता दिया ना आप लोगों को, फिर आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। देखो ग्रेनाइट कौन से रॉक है नेचर के अंदर बताओ जरा। ग्रेनाइट हमने देखा प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है, इंट्रूसिव भी बोल सकता है ना, इसकी जगह यहाँ पर इंट्रूसिव भी लिख सकता है ना, तो घबराना नहीं है अगर इंट्रूसिव लिखा आ जाए तो कहीं पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो,
ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नॉन एज, देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है आप लोगों से यहाँ पर कि आप लोगों का प्रोसेस बताना है, स्मूथ फेस आपको प्रोवाइड कराना है और रेगुलर फेस देना है स्टोन को। अब ये पहले मैं सारे के सारे टर्म समझा देता हूं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, आप स्टोन को निकालते हैं। स्टोन को निकालने के लिए देखो डायनामाइट है ना, चलो सुनो, स्टोन को निकालते हैं आप लोग। स्टोन को जो निकालने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप कहते हैं क्वेरिंग। क्या बोलते हैं? क्वेरिंग। सबसे पहली प्रोसेस स्टोन को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को कहेंगे क्वेरिंग, है ना। तो यानी कि क्वेरिंग को आप लोग यहां पर लिखें। सो देखो तो लिख देते हैं इसको कि एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग रॉक्स। ठीक है, तो जो रॉक्स बनी हुई है उसी में से आप लोगों को अगर एक्सट्रैक्शन करना है तो दैट प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज अवर क्वेरिंग। ठीक है, क्वेरिंग के बाद आता है आप लोगों का सीजनिंग का प्रोसेस। सीजनिंग का प्रोसेस है ना। देखो अब जो आप लोगों ने यहाँ पर जो स्टोन निकाला होगा ना, उस स्टोन के अंदर नेचुरली थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है। ठीक है, तो उस मॉइस्चर को आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए देखो सीजनिंग का मतलब सुखाना होता है, सीधा सीधा, है ना। मॉइस्चर का एक्सट्रैक्शन मतलब आप लोगों का कहलाएगा सीजनिंग, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कुल मिला के रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम फ्रेश स्टोन, फ्रॉम स्टोन, ये प्रोसेस आपकी कहलाती है सीजनिंग। थर्ड नंबर पे आप लोगों की यहां पर जो कहलाएगी दैट इज आप लोगों की कहलाएगी ड्रेसिंग। अब देखो जब आप लोगों को काम करना है उस हिसाब से आप स्टोन को ड्रेस कर देते हैं। स्टोन के अंदर थोड़ा बहुत आप लोग क्या कर देते हैं कि आप लोगों को फेस वेस जिस तरह से देना है उस तरह से आप लोग दे दा के आप लोग काम कर लेते हैं ना। तो ड्रेसिंग आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब प्रोवाइड करते हैं आप लोग यहाँ पर ड्रेसिंग का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप लोग उसको मनचाहा फेस दे रहे हैं, है ना, उसको आप मनचाहा फेस दे रहे हैं। ठीक है, तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज नथिंग बट दी प्रोवाइडिंग स्मूथ एंड रेगुलर फेस। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस के नाम है आपके क्वेरिंग, सीजनिंग और ड्रेसिंग। ठीक है, तो स्टोन को आप लोग यहाँ पर जो स्मूथ फेस और रेगुलर फेस आप लोग यहाँ पर देते हैं, यही आप लोगों से पूछा है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज ड्रेसिंग। अब बात आती है सर पिचिंग आपने नहीं बताई। देखो ड्रेसिंग तो आपको पता है ना, ड्रेस कैसे करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा आप लोग यहाँ पर कर देते हैं ना। पहले तो पूरा डायनामाइट से उड़ा के बाहर निकाला, तो दैट प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज क्वेरिंग। उसके बाद आप लोगों ने उसको सुखाने का प्रोसेस है ना, क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है, तो वो आपका कहलाएगा सीजनिंग। अब उसके बाद धीरे धीरे आप उसको थोड़ा सा ड्रेस कर लेते हैं ताकि उसको उठा के लेके आप लोग आ जाए, है ना। तो इसको कह देते हैं आप लोग ड्रेसिंग। तीन ऑपरेशन। चौथा आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर पिचिंग का। अब बात ये कि जो पिचिंग है ना आप लोगों की, वो पिचिंग जो है आप लोगों का कुछ और प्रोसेस है। जैसे पिचिंग जो है ये आप लोगों का इससे दूर दूर तक कहीं भी लेना देना नहीं है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पिचिंग को बताऊं मैं आप लोगों को, पिचिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ना। चल देखो सेट हो गया है। अब देखो पिचिंग जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप लोग यहाँ पर जनरली मैं आप लोगों को इरिगेशन में आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ ऑप्शन आ गया तो आप लोगों को आ रहा होगा, है ना। देखो आप लोगों ने नहर देखी होगी इस तरह से, है ना, नहर देखी है, ठीक है, रोड भी देखा होगा, कुछ तो देखा ही होगा, है ना। तो उसके यहाँ पर जो बैंक्स होते हैं ना, उसके आसपास आप लोग यहाँ पर इस तरह से स्टोन की लेयर बिछा देते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पर नदी के किनारे देखा होगा, नदी के किनारे हम लोगों ने साइड में इस तरह से पत्थर बिछा रखे होते हैं ताकि जो आसपास की बाउंड्री है, नदी के आसपास की बाउंड्री, वहां से जो है मिट्टी निकल के ना जाए, इरोजन से बचाने के लिए, है ना। ये काम आप लोग का स्टोन पिचिंग कहलाती है। ये वाला काम आपका स्टोन पिचिंग कहलाती है। तो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज अवर स्टोन पिचिंग, है ना। तो ये आपकी स्टोन पिचिंग है जिसका मैं आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम बता रहा हूँ, है ना। ये इरिगेशन से रिगार्डिंग है, तो अभी फिलहाल यहाँ काम नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता रहे कि स्टोन पिचिंग क्या होती है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर पहले लिखा दिया है ना। तो ड्रेसिंग आंसर इसका करेक्ट निकलेगा, ये तो आप लोगों को बता ही दिया है मैंने आप लोग। तो ड्रेसिंग आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट निकलेगा इसके लिए। बढ़ते आगे अगले ऑप्शन की तरफ। The nature bending plane of stones and the direction of pressure in stone masonry is, बताओ जरा। ये कुल मिला के आपसे पता है क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि अगर यदि आप लोगों को स्टोन की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, देखो द नेचर बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मेशनरी, यानी कि आप लोग स्टोन मेशनरी में स्टोन को किस तरह से लगाए कि उसके ऊपर लोड उस तरह से आए।
कुल मिला के स्टोन की सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ कैसे रहती है ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टोन की सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ है ना, ये अब आप लोगों को पता चलेगा जब आप उसके ऊपर टेस्ट करोगे। स्टोन के ऊपर टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40 बाई 40 mm का एक स्टोन आप लोग क्यूब उठा लिया, बिल्कुल। उसको आप लोग पानी वानी में डुबो के रख लिया, बिल्कुल। वहां से आप लोगों को जो स्टोन का सैंपल मिला है उस सैंपल के ऊपर आप लोड लगाएंगे। लोड लगेगा आपको कितना, 14 मेगापास्कल पर मिनट की रेट से, ठीक है। अब जो भी फेलियर आ जाए वो आप लोग यहां पर उठा लें, कितने पर टूटता है वो आप लोग उस हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड हो जाएगी, है ना। स्ट्रेंथ चल गई पता, बिल्कुल। तो हमें यह देखने को मिला है कि स्टोन को अगर यदि देखो ये स्टोन है ना, स्टोन का जो बेडिंग प्लेन है उसके अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं अप्लाई करूं, ये स्टोन है मेरा पूरा इसके बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं लोड अप्लाई करूं तो मेरे को हाईएस्ट स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो मैं यहां पर जब रखूंगा स्टोन्स को, तो स्टोन्स को ऐसा रखूंगा कि उसके प्लेन्स के बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलरली लोड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलना चाहिए। तो आप लोगों को यहां पर नॉर्मल देखने को मिलना चाहिए, ना कि पैरेलल देखने को। देखो पैरेलल में स्ट्रेंथ थोड़ी सी लो रहती है बेडिंग प्लेन के, है ना। देखो कोई लेयर करके अगर यदि कोई फॉर्मेट जमा हुआ है तो आप लोग यहां से लगाओगे तो स्टोन जल्दी खुल जाएगा, है ना। इधर से लगाओगे तो स्ट्रेंथ अच्छी खासी है रोक लेगा, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि नॉर्मल ही आप लोगों का यहाँ पर लोड आना चाहिए। देखो इस तरह से लेयर फॉर्मेशन में बना हुआ है, तो आप लोग अगर यदि इसके बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड लगाओगे तो ज्यादा अच्छा लोड ये रेजिस्ट कर पाएगा हमारे स्टोन, ठीक है। तो नॉर्मल कह दो या 90 डिग्री कह दो, है ना। नाउ नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम्प प्रूफिंग। डैम्प प्रूफिंग का मतलब है आप लोगों का मॉइस्चर कंटेंट इधर उधर ना जाए। बताओ ऐसा स्टोन जो कि इम्परमेबिलिटी रखता है ना। देखो डैम्प प्रूफिंग के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, डैम्प प्रूफिंग के लिए डैम्प प्रूफिंग आप कब कर पाओगे, डैम्प प्रूफिंग का मतलब है मॉइस्चर आपका आर पार ना हो, है ना। तो डैम्प प्रूफिंग करने के लिए सबसे मेजर चीज आपको चाहिए कि आप लोगों का स्टोन जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, इम्परमेबल होना चाहिए। पहली चीज तो इम्परमेबल होना चाहिए। दूसरी बात, एब्जॉर्ब नहीं करता वो पानी को, पोरोसिटी बहुत ही ज्यादा कम होनी चाहिए, है ना। ये आपको बेसिक चीजें जो आप लोगों को यहाँ पर चाहिए। अब बताओ इसमें डीपीसी के लिए आप लोग यहाँ पर अगर यूज करो या फिर डैम्प प्रूफिंग के लिए यूज करो तो कौन सा स्टोन सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा, बताओ जरा। तो बिल्कुल देखो आप लोगों के जो दिमाग में आ रहा है बिल्कुल सही है कि सर कोई सा भी स्टोन आप लोग उठा लो, स्टोन तो सर मैक्सिमम इम्परवियस ही होते हैं और साथ ही साथ पोरोसिटी थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखो तो कम ही रहती है ना। लेकिन अब आपको जो सेकेंडरी कंसिडरेशन आपको रखना है वो रखना है आप लोगों को इकोनॉमी का। थर्ड रखना है कि सर उसका वेट कितना है ना। देखो अगर मान लो मैं दीवार के अंदर लगाने की बात कर रहा हूँ, दीवार के अंदर आपको डैम्प प्रूफिंग करनी है, तो दीवार के अंदर ऐसा है कि मैंने मान लो ब्रिक मेशनरी कर रखी है, तो ब्रिक मेशनरी के बीचों बीच में यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर रखूंगा तो ब्रिक क्रैश होने की चांसेस भी है, क्रश भी हो सकती है ना, ठीक है। तो ब्रिक मेशनरी के अंदर भी काम हो सकता है, स्टोन मेशनरी में भी काम हो सकता है। तो डैम्प प्रूफिंग के लिए आप इम्परवियस सरफेस उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, ऐसा जो कि एक पर्टिकुलर लेयर्स के अंदर आप लोग डाल सके। कम लेयर में देखो लेयर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर मेरे को डैम्प प्रूफिंग करता हूं तो डैम्प प्रूफिंग के लिए बहुत ज्यादा मोटी लेयर नहीं लगाता हूं मैं ना। ये प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल के ऊपर देखो लेट मी से ये प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल के ऊपर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जब कंस्ट्रक्शन कर रहा होता हूँ वॉल का, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लेयर लगाता हूँ, एक पतली सी लेयर लगा देता हूँ ताकि पानी नीचे से ऊपर ना चढ़े, है ना, डैम्प प्रूफिंग के लिए, है ना। तो ये काम आपको करना है, पतली सी लेयर के अंदर लग जाए और पूरा मामला हो इम्परवियस हो, इकोनॉमिक नहीं पड़े, महंगा नहीं पड़े, और साथ के साथ लोड भी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं हो बहुत ज्यादा हेवी है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो आप लोग यहाँ पर देखो तो मार्बल ग्रेनाइट जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर देखो तो चीप मामला नहीं है, महंगा मामला है। दूसरी बात है ये महंगा भी पड़ता है ना। स्लेट आपका बेहतरीन एग्जांपल है। स्लेट को आप रूफ कवरिंग के अंदर भी काम में लेते हैं, रूफ कवरिंग में भी काम में ले लेते हैं ना। पानी ऊपर से नीचे ना आए ना, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। तो बारिश के अंदर ऊपर देखो स्लेट से बना देते हैं ना। जब आप लोग पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो स्लेट से आप लोगों को यहाँ पर रूफिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्लेट जो है पानी को भी बचा लेता है, इम्परवियस नेचर का है, और साथ के साथ ही जो है आप लोगों को अवेलेबल भी इजीली हो जाता है और बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं पड़ता है ना। तो अगर स्टोन से करना चाहते हो तो स्टोन से कर सकते हो। बाकी आप कंक्रीट वगैरह, एस्फाल्ट वगैरह, बिटुमन वगैरह को काम में लेते ही है अगर मटेरियल के तरफ में, है ना। लेटेराइट को काम में नहीं ले सकते आप लोग, है ना, लेटेराइट को काम में नहीं ले सकते, लेटेराइट उतना अच्छा है भी नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो प्रोसेस रिस्पोंडिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। बताओ सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, ये आप लोगों को बताना है। चलो बताओ, ये तो हम देख चुके हैं सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है।
सोलिडिफिकेशन हो जाएगा मोल्टन मास का सिलिकेट्स का अर्थ के नीचे। ऐसे तो इग्नियस बनती है, ऐसे तो इग्नियस बनती है। ये तो मेरा गलत ऑप्शन है, पहला तो ऐसे इग्नियस बनती है। चेंज कर देगा टेक्सचर का, मिनरल कंपोजिशन का, इग्नियस का भी सेडिमेंट्री का भी, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर और हैवी प्रेशर। हाई टेम्परेचर हैवी प्रेशर ये हमारा करता है कौन? ये हमारा करता है मेटामॉर्फिक वाला। मेटामॉर्फिक ऐसे बनती है। थर्ड, जो डिपॉजिटेड लेयर रहेगी सैंड की सिल्ट की, वो सब्जेक्ट होगी ओवरबर्डन प्रेशर से, और ये आप लोगों के साथ जियोलॉजिकल टाइम्स के साथ साथ होगा। यानी कि एक एक करते हुए वेदरिंग एजेंसीज लाएगी, सैंड को सिल्ट को डिपॉजिट करती चली जाएगी, और उसके ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से आप लोगों को एक नई लेयर बन जाएगी। ये सैंडस्टोन के बारे में बात कर रहा है बेसिकली। सैंडस्टोन हमारी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही आता है, तो सी ऑप्शन मेरा टिक रहेगा बिल्कुल एग्जैक्टली। नेक्स्ट, पगमेटाइट। देखो ये भी मैंने एग्जांपल में लिखाया हुआ है आपको। पगमेटाइट जो है आपका कैसा एग्जांपल है बताओ जरा। ये देखो अगेन आप लोगों को बार बार रिवाइज कराना पड़ता है। देखो पगमेटाइट आपका कौन सा एग्जांपल है? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, सॉरी हाँ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है ना। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में प्लूटोनिक दे रखा है कि इंट्रूसिव दे रखा है आप लोगों को। देखो हाँ इंट्रूसिव दे रखा है, इंट्रूसिव कह दो प्लूटोनिक कह दो एक ही बात है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का ही एग्जांपल पगमेटाइट है। पगमेटाइट आपको इसी का एग्जांपल है। इसको देखना है कि आपको देखना चाहो तो दिखा भी देंगे यार आप लोगों को, ऐसी बात तो है नहीं। आप लोग एक बार बोले और हम करें ना, ऐसा हो सकता है क्या? देखो तो फोटो भी देख लो आप लोग है ना। पगमेटाइट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का टाइप है, ठीक है। अब देखो शक्ल तो यार आप लोगों को दिखानी थी, शक्ल दिखा दी आप लोगों को है ना पगमेटाइट की, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। मोस्ट ऑफ द स्टोन अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी इस रेंज पे रखते हैं। देखो मैंने बोला एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन ना, उसकी जो जनरली आप लोग रेंज देखेंगे तो 2.4 से लेके आप लोग 3 के आसपास देखेंगे है ना। और जो मोस्टली स्टोन्स है ना वो यहीं पे लाई भी करते हैं। देखो आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग ज्यादा ही देखने को मिलेगी। देखो पानी की ग्रेविटी होती है यार, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप 1 मान के चलो, तो आप लोग देखो तो स्टोन की ग्रेविटी तो लगभग आप लोग देखोगे ना, तो आप लोगों को मोस्टली स्टोन्स 2.3 से लेके 2.8 के आसपास ही देखने को मिलेंगे। इसी रेंज में देखने को मिलता है 2.3 से 2.8 के बीच में है ना मोस्टली स्टोन्स। तो यहाँ पर जो सुटेबल ऑप्शन है वो 2.4 से 2.8 ही हो जाएगा। और 2.4 जो है आप लोग इससे ज्यादा का ही स्टोन आप लोग जनरली काम में लेते हैं कोई अच्छे बिल्डिंग स्टोन के अंदर है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोग अंदाजा भी लगा सकते थे। देखो 1 to 8 तो आएगा नहीं, पानी से तो कितना ज्यादा मोर ड्यूरेबल रहता है, मोर कंपैक्टेड है, मोर डेंस रहता है ना। तो आप लोग यहाँ पर देखो तो आप लोग देखते हैं अंदाजा लगा सकते हो 3 से 4 बहुत ज्यादा हो जाता है यार। कुछ एक स्टोन्स हैं जो 3 से 4 के ऊपर भी है ना, 3 से 4 के आसपास भी। लेकिन आप लोगों को इक्का दुक्का देखने को मिलेगा कोई नाम, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पज से काम में नहीं है। जो काम का है वो यही है ना। सब क्लासिफिकेशन जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का कितने टाइप से, तो 3 तरह से बताया था मैंने, मैकेनिकल, केमिकल और देखो मैकेनिकल का मतलब क्लास्टिक है ना, क्लास्टिक, केमिकल और ऑर्गेनिक, ये तीनों मैंने टाइप बता दिया। तो मैकेनिकल मैंने यहाँ पर मैकेनिकल नाम लिखाया था आप लोगों को ना, अंदर मैकेनिकल लिखाया था, अब यहाँ पर इसमें मैकेनिकल लिख रखा है तो कोई बात नहीं है। बाकी मैंने आप लोगों को टाइप सारे बताया है ना। देखो क्लास्टिक के अंदर मैकेनिकल वेदरिंग आती है ना, तो यहाँ पर इसमें ऑर्गेनिक, मैकेनिकल और केमिकल आप लोगों को दे रखा ऑप्शन में है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दोहराया नहीं है। आप लोग ये तीनों नाम याद रखना, क्योंकि क्लास्टिक नाम है ना आप लोगों से बहुत बार पूछ लेगा वो, फिर पूछेगा फिर नहीं समझ में आएगा, फिर आप लोग कहोगे कि बताया नहीं सर ने है ना। तो मैं बता देता हूँ पहले ही। देखो स्टोन मेशनरी के अंदर स्टोन को आप प्लेस करते हैं किस पोजीशन में कि नेचर ऑफ बेडिंग प्लेन कैसा रहे, वो परपेंडिकुलर रहे, नॉर्मल रहे, ताकि क्योंकि लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारी बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर में ही हमारी सबसे हाईएस्ट मिलती है, हम इसीलिए ऐसा रखते हैं। स्लेट और मार्बल जो है किस कैटेगरी के बताओ जरा। देखो मैंने आपको बोला था शेल था, टेम्परेचर और हीट लेगा स्लेट में बदल जाएगा है ना। सेम मैंने आप लोगों को बोला था लाइमस्टोन के बारे में कि लाइमस्टोन भी आप लोगों का क्या लेगा, टेम्परेचर और हीट लेगा और एक टाइम बाद मार्बल में बदल जाएगा ओवर जियोलॉजिकल टाइम्स है ना, कुछ टाइम लेगा इसे है ना। तो ये आप लोगों के कौन से एग्जांपल हो गए, ये आपके एग्जांपल हो गए मेटामॉर्फिक रॉक के है ना, ठीक है। If the rock formed due to alternative of original structure under heat और excessive pressure, तो क्या कहलाएंगे इसको, मेटामॉर्फिक रॉक कह देंगे है ना। तो देखो इजी तरह के क्वेश्चन है, एक बार आप लोगों को यहाँ पर समझाने की जरूरत पड़ी थी बिल्कुल डेप्थ में, फिर तो आप लोगों को बिल्कुल इजी लग रहा होगा है ना।
तो देखो मामला इजी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से आप लोगों से ऐसे सवाल पूछता है ना। उसी के अंदर मैंने मोस्टली एग्जांपल्स भी आप लोगों को यहाँ पर कवर कर दिए थे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। 2017 तक के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इसके अंदर कवर किए है ना। इससे आगे वाले सवाल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ना ये वाला वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा।